हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के लिए लेके आया हूं 5 जून की करंट अफेयर्स। देखिएगा, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5 जून की करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी जानकारी बता देता हूं कि कल हमारी मैथमेटिक्स की क्लास पहली आ गई थी। उम्मीद है आप सभी ने देखी होगी। उसके बाद में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ के लिए आपको हर दिन बताता हूं कि ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐप भी है। सबका लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आसानी से जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज है 5 जून और सबसे पहली बात तो ये कि आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का जो दिन है 5 जून का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है आज के दिन। बात कर लेता हूं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 5 जून 1974 को 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा मैं आपसे कि इसमें हर बार क्या होता है, हर साल एक देश जो है वो इसकी मेजबानी करता है। तो आपसे कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने इसकी मेजबानी कब करी थी। तो 2018 में, वर्ष 2018 में इसकी मेजबानी किसने करी थी? भारत ने करी थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न और आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि नाम से ही है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया 2018 में भारत ने इसका मेजबानी करी थी। तो 2019, 20 और 21 तीनों चारों देश वर्ष के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो 2018 में किसने करी? भारत ने मेजबानी करी। 2019 में किसने करी? चीन ने करी। 2020 में किसने करी? कोलंबिया। और इस वर्ष 2021 में इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो कौन सा देश कर रहा है? भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान अब 2021 में इस विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इस वर्ष की थीम क्या है, इस वर्ष का विषय क्या है, तो 2021 की थीम कहे या विषय कहे पारिस्थितिकी तंत्र बहाली यानी कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है वो इस वर्ष की इसकी पर्यावरण दिवस की थीम है। ये समझ में आनी चाहिए। बात कर लेता हूं। देखिए, शुरुआत इसकी 1974 में हुई थी, लेकिन एक बात आपने समझनी पड़ेगी, शुरुआत भले ही 1974 में हुई हो लेकिन वो किससे प्रेरित होकर हुई थी। तो वो बात समझिएगा कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था 1972 में। और 1972 में जो चर्चा का विषय रहा, जो 1972 में जो चर्चा का विषय रहा था वो भी क्या था? उसी दौरान ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो आगे टारगेट रखने की या उस पर चर्चा करने की बात करी गई थी। तो उसके बाद ही 1972 के बाद ही इसे 1974 में मनाया जाने लगा था। तो ये सारी जानकारियां हैं जो मैंने आपको आज की करंट अफेयर से संबंधित दी है। उसके बाद में देख लीजिएगा, बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि नीति आयोग का एसडीजी, नीति आयोग का जो है, नीति आयोग के द्वारा दो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग। नीति आयोग का नाम पहले क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग का नाम 2015 में बदल करके नीति आयोग रख दिया गया था। तो अब अगला प्रश्न जो है कि नीति आयोग का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 लॉन्च किया गया है, इस इंडेक्स के अनुसार, इस सूचकांक के अनुसार सबसे पहले यह शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष पर यानी कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पहले स्थान पर रहा है। तो यहां से पहला स्थान पर रहा है केरल, यानी कि जो आपका आंसर रहेगा इस प्रश्न का वो रहेगा कौन सा? ये रहेगा केरल, यानी कि आपने यहां से समझ लीजिएगा। उसके बाद में मैं इन सब पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। देख लीजिएगा कि नीति आयोग का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स रहा ये किसके द्वारा पहले तो लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जो मापदंड है, सामाजिक, आर्थिक और जो पर्यावरण से संबंधित मापदंड है, उन सभी पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया गया था। और इस मूल्यांकन में कौन सा राज्य पहले पर रहा, केरल, कौन सा सबसे नीचे रहा, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें समझ लीजिएगा कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। अगर हम बात करें मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी की। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष के बारे में मैंने बता दिया कि राजीव कुमार। अब मैं आपसे बात करता हूं इस प्रश्न की। इस प्रश्न में कौन सा राज्य पहले नंबर पे रहा, कौन सा राज्य सबसे नीचे के नंबर पे रहा? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं शीर्ष 5 राज्यों की बात करता हूं तो सबसे पहले स्थान पर कौन रहा? केरल। केरल को कितने अंक मिले? 75 अंक। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही रहे। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही राज्य दूसरे स्थान पर रहे, जिनके 74 अंक थे, 74 नंबर थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, ये 4 राज्य जो हैं वो तीसरे नंबर पर रहे। कितने अंक के साथ? 72 अंक के साथ में। चौथे नंबर पर रहा सिक्किम। कितने अंक? 71। महाराष्ट्र 5वें नंबर पर। कितने अंक? 70 अंक मिले। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा सबसे नीचे की मैं बात करता हूं कि ये तो सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। अब सबसे खराब प्रदर्शन पे बात करूं, सबसे नीचे रहा बिहार। कितने अंक? मात्र 52। दूसरे नंबर पर झारखंड। कितने अंक? 56। असम 57। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश कितने अंक मिले? 60 अंकों के साथ 60 अंकों के साथ ये चारों राज्य जो हैं ये चौथे नंबर पर रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा तीनों राज्य जो हैं वो नीचे से 5वें स्थान पर रहे 61 अंक के साथ में। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है, पहले प्रश्न से आपको बताई है। उसके बाद में देख लीजिएगा, पहले प्रश्न के बाद में आपके स्क्रीन पे आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिएगा आप लोग, दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है जिसका आपने जवाब देना है। तो देख लीजिएगा, जल्दी से आंसर पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 2 रहा कि 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी आईटी कंपनी कौन सी बनी है। समझिएगा, पहली बात मेरी, मैंने ये नहीं कहा कि तीसरी कंपनी कौन सी बनी, मैंने ये कहा है कि तीसरी आईटी कंपनी कौन सी बनी है। तीसरी आईटी कंपनी कौन सी बनी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि कौन सी कंपनी है जो कि तीसरी आईटी कंपनी बनी है जिसने की 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करी है। तो ऐसी कंपनी अब बनी है विप्रो। विप्रो जो है वो अब भारत की तीसरी आईटी कंपनी बनी है जिसने कि 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करी है। इनके बारे में, क्योंकि इन सब ने हासिल कर रखी है तो इनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको शॉर्ट में कहते हैं टीसीएस। टीसीएस कंपनी जो है ये पहली आईटी कंपनी है, पहली आईटी कंपनी, ध्यान रखिएगा आईटी जरूर लगाना है, पहली आईटी कंपनी जिसने की 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करी थी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी आईटी कंपनी बनी थी इन्फोसिस, और तीसरी कौन सी बनी है? विप्रो। उसके बाद में बात करते हैं कि ये तो केवल आईटी की बात ना करके हम कुल की बात करें। कुल भारत में अभी तक 13 पहले थी प्लस 1 हो गई है विप्रो, तो कुल कितनी कंपनियों को प्राप्त है 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप? तो 14 कंपनियों को हासिल है। अब इन 14 कंपनियों में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी बनती है? हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत की सबसे बड़ी कंपनी। देखो प्रश्न 2 बनते हैं, एक है सबसे बड़ी कंपनी, दूसरे है सबसे बड़ी आईटी कंपनी। तो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ी आईटी कंपनी तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैं बात करता हूं, देखिएगा, सबसे तीसरी बनी है विप्रो, अन्य 2 कौन सी? सबसे पहली है टीसीएस और दूसरी कौन सी है? इन्फोसिस। उसके बाद बात करते हैं इस आंकड़े को पार करने वाली भारत में अब कुल कितनी कंपनियां हैं? तो कुल 14 कंपनियां हैं। पहले स्थान पर कौन सी रही? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब मैं बात करता हूं आपसे, पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज तो रही, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? तो 14.05 ट्रिलियन रुपए। और दूसरे स्थान पर कौन सी है? टीसीएस, 11.58 ट्रिलियन रुपए। और तीसरे स्थान पर कौन रहा?
HDFC बैंक 8.33 ट्रिलियन रुपए के साथ में। तो ये शीर्ष 3 कंपनियां बताई है और ये शीर्ष 3 जो है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये शीर्ष 3 आईटी कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं, देखिएगा, क्योंकि तीसरी जो कंपनी बनी है, अब बनी है विप्रो लिमिटेड। तीसरी बनी है विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड के बारे में 2-3 बातें करेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है, ऋषभ प्रेम जी। मुख्यालय कहां पे है, बेंगलुरु। एमडी और सीईओ कौन है, अजीम प्रेम जी। स्थापना कब हुई थी, 29 दिसंबर 1945 में। 19 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको विप्रो से दे दी है, लेकिन और भी जानकारियां हैं अभी, वो सारे के सारे हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है कि पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद, पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद किसके द्वारा शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू करी गई। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने की इसकी स्थापना करी है कि पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना किसने करी है, तो इसकी स्थापना करी है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब मैंने ये 3 ऑप्शन ही आपके सामने क्यों रखे हैं, क्यों, क्योंकि ये तीनों कंपनियां पिछले प्रश्न में भी हमने पढ़ी थी, लेकिन इनसे संबंधित हमने जानकारियां नहीं पढ़ी थी। तो थोड़ी जानकारियां इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीएस की स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। चेयरमैन कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन जो है वे टीसीएस के वर्तमान में चेयरमैन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्थापना कब हुई थी, 1973 में। चेयरमैन कौन है, एमडी कौन है, तो मुकेश अंबानी, ठीक है, और जो कि एशिया के भी और भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति है, ये बात समझिए। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, मुकेश अंबानी। उसके बाद में बात करते हैं तीसरी, इंफोसिस स्थापना कब हुई थी, 1981 में, और इसके एमडी सीईओ कौन है, सलिल पारेख। सलिल पारेख जो है वे इंफोसिस के कौन है, एमडी और सीईओ है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा चौथा ऑप्शन कौन सा रहा, माइक्रोसॉफ्ट, इसका सही आंसर। उसके बाद देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में जानकारियां। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू करी गई। अब ये कौन कौन से देश को शामिल करती है, तो देखिएगा, सबसे पहले ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सभी देशों को ये शामिल करती है। और इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो साइबर सुरक्षा, नाम से देखिएगा, साइबर सुरक्षा परिषद। साइबर सुरक्षा परिषद का मतलब है कि सार्वजनिक जो आपके साइबर सुरक्षा है उसको मजबूत करना ही इसका मुख्य कार्य है। मतलब कि जो आपके सार्वजनिक निजी भागीदारी होती है साइबर सुरक्षा में, उसमें तेजी लाना, उसे मजबूत करना, और खुफिया जानकारी जो होती है, जो कि आपसी पर्सनल, जो कि प्राइवेसी होती है, उसको मजबूत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समझ में आई बात, समझ में आई तो चलिएगा बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने ही तो ये लॉन्च किया, शामिल करी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी कि इसके सीईओ कौन है, सत्य नडेला। मुख्यालय कहां पे है, रेडमंड देखिएगा, वाशिंगटन जो कि अमेरिका की राजधानी है, उसी के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है रेडमंड, ठीक है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करूं, स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1975 में, और बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों के द्वारा मिलकर के इस माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी गई थी। समझ में आई बात। कुछ समय तक तो आपको पता है कि बिल गेट्स जो थे वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति भी रहे थे, लेकिन अब उनका स्थान चौथे 5वें नंबर से भी नीचे आ गया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति कौन है, देखिएगा, इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों ने एक बताना है। तो इनमें से सिंपल सी बात है, ये तीनों नियुक्तियां जो है ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी तक जो नहीं पढ़ाई है वो कौन सी है, RS सोढ़ी जो है वे अब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं। अब अगर मैंने आपको इन तीनों के बारे में बता दिया, नियुक्तियों के बारे में, तो जल्दी से इनको रिवाइंड करिएगा, ये कब मैंने आपको पढ़ाई थी। तो जब जयदीप भटनागर मैंने आपसे पढ़ाए थे PIB, प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के कौन बने थे, प्रधान महानिदेशक बने थे। NV रमन कौन थे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे,
ये बने थे एनवी रमन। उसके बाद में सौरभ गर्ग कौन है, UIDAI के CEO, जो आपका आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है UIDAI, उसके CEO कौन है, सौरभ गर्ग है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बताई है। इतनी जानकारियों से बात नहीं बनेगी। ये है RS सोढ़ी, RS सोढ़ी। और उसके बाद में देखिएगा वे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं, यानी कि इसके MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। उसके बाद देखिएगा कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। एक ऐसा संघ है जो कि गैर सरकारी है, कि मतलब गवर्नमेंट संघ नहीं है, ये गैर सरकारी है, जो कि वैश्विक डेयरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कि जो आपके डेयरी फार्म आते हैं, जो आपके डेयरी से दूध आता है, जो आपकी फैट आती है, जो आपका घी आता है, जो आपकी छाछ दही सब कुछ आता है, उन सभी के रेटिंग्स को जांच करने वाली एजेंसी है ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। समझ में आई ना बात, ये बात समझिएगा। उसके बाद में महानिदेशक कौन है इसके, कैरोलिन एमोंडा। स्थापना कब हुई थी, 1903 में। तो ये सारी जानकारियां हैं जो इस प्रश्न से आपके सामने आ जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर कौन सा आता है स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 5 कौन सा है कि व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। देखिएगा व्हाट्सएप के बारे में सभी जानते हैं। व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया ऐप है जिसके द्वारा हम फोटोज शेयर करते हैं, जिसके द्वारा हम बात करते हैं, जिसके द्वारा हम चैटिंग करते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा हम वीडियो कॉलिंग वगैरह बहुत सारे कार्य करते हैं, मतलब सोशल मीडिया ऐप है। इसके अब इसका शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया। तो इसमें बताइएगा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब इसके लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं, यहां से देखिएगा परेश बी लाल जो है वे इसके अब शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए। शिकायत अधिकारी से मैं आपको बात बताता हूं। शिकायत अधिकारी का मतलब ये होता है कि बहुत बार, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, एक सप्ताह पहले, कि आपके जो सोशल मीडिया ऐप है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये बंद होने वाले हैं। इन सब शिकायतों की भरपाई या इन सब शिकायतों को दूर करने का कार्य कौन करेगा, ये शिकायत अधिकारी करेगा। ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने इस बात की पुष्टि करी है कि जो सोशल मीडिया ऐप होगा उसकी शिकायतें दूर करने के लिए भी एक व्यक्ति की नियुक्ति करी जाएगी। जिसके बाद अब व्हाट्सएप ने अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त कर दिया, परेश बी लाल को। मार्क जुकरबर्ग, बहुत फेमस व्यक्ति जो कि फेसबुक के चेयरमैन और CEO है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी द फेसबुक के रूप में, जिसका बाद में 2005 में फेसबुक का नाम बदल के फेसबुक रख दिया गया था। उसके बाद में जेफ बेजोस, अमेजोन के अध्यक्ष कौन है, जेफ बेजोस। उसके बाद में टिम कुक, एप्पल का जो आप मोबाइल रखते हैं उसके CEO कौन है, उस एप्पल कंपनी के CEO कौन है, टिम कुक है। ठीक है, ये सारी तो हमने पढ़ी बातें ऑप्शन से। अब इतनी बातें ऑप्शन से पढ़ ली है, इतनी बातें ऑप्शन से पढ़ी है, तो आइएगा अब ये शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का करने का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया कि जो उपभोक्ता होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उन ग्राहकों की शिकायतों को दूर करना। भाई इस शिकायत नाम से पता होना चाहिए कि शिकायत अधिकारी मतलब कि जो शिकायतों का निवारण करने वाला अधिकारी। अब इसकी नियुक्ति व्हाट्सएप ने परेश बी लाल के रूप में कर दी है। अब ये नियुक्ति किसने करी है, ये नियुक्ति करी है व्हाट्सएप ने। तो देखिएगा ये व्हाट्सएप का चिन्ह है। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। CEO कौन है, विल कैथकार्ट, जो कि मार्च 2019 से व्हाट्सएप के CEO के पद पे है, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर है। अगर मैं बात करूं आप सभी से कि व्हाट्सएप का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है, तो कैलिफोर्निया कहां है, अमेरिका में। संस्थापक कौन है कि तो जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी, जिन्होंने व्हाट्सएप की स्थापना करी थी। और मैं आपसे एक बात और, संस्थापक मतलब स्थापना करने वाला, उसके बाद में एक बात और समझिएगा। अब जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं, जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपने एक चीज देखी होगी कि उस पर लिखा आता है फेसबुक। पहले व्हाट्सएप चलाओगे तो हल्का सा नीचे लिखा आएगा फेसबुक या पावर्ड बाय फेसबुक। उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये व्हाट्सएप की जो मूल संगठन है, व्हाट्सएप का अधिग्रहण फेसबुक ने ही कर लिया है। और कब किया था, तो अधिग्रहण करने की तारीख है 19 फरवरी 2014 से व्हाट्सएप के अधिग्रहण करने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई थी। मतलब ऐसा समझिएगा कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, आप इंस्टाग्राम ले लीजिएगा, आप व्हाट्सएप ले लीजिएगा,
फेसबुक खुद, ये सारे के सारे अब मार्क जकरबर्ग के ही अंडर में आने वाले। क्यों? क्योंकि मार्क जकरबर्ग ही फेसबुक के अध्यक्ष मेन है। ठीक है, चलिएगा आज का प्रश्न, क्योंकि पांच प्रश्न जैसे समाप्त होते हैं तो फिर हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। अब आज का प्रश्न क्या है? तो आज का जो प्रश्न है वो ये कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? ये आपका प्रश्न रहेगा कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिनमें से आपने इसका आंसर सही देना है। जिसके बाद देखिए, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के महानिदेशक या मैं कहूं DG डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, कौन का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो कुलदीप सिंह को यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उसके बाद देखिएगा 5 प्रश्न समाप्त। जिसके बाद छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि असम राइफल्स, देखिएगा ये भारत की सैन्य बल है। असम राइफल्स भारत का सैन्य बल जो है वो असम राइफल है। और भी बहुत से अभी बताऊंगा, आगे इस ऑप्शन में बताऊंगा आपको। इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। अब इसके महानिदेशक कौन बनाए गए? तो अब असम राइफल्स जो है इसके महानिदेशक बनाए गए हैं प्रदीप चंद्र नायक, या ऐसा कहिएगा PC नायर। प्रदीप चंद्र नायर जो है वे अब असम राइफल्स के कौन बने हैं? महानिदेशक बने हैं। लेकिन समझिएगा जो बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं कुलदीप सिंह समेत, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सैन्य बल के महानिदेशक ही हैं। और कौन कौन से सैन्य बल के महानिदेशक है? तो चलिए बात कर लेते हैं। चलिएगा, सबसे पहले राकेश अस्थाना BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है? महानिदेशक है। उसके बाद में SS देशवाल ITBP के महानिदेशक है। कुलदीप सिंह CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कौन है? महानिदेशक। और प्रदीप चंद्र नायर किसके बने हैं? असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं। तो ये सारे के सारे, यानी कि हमने इस प्रश्न से 4 महानिदेशक के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली है। और प्राप्त कर ली है तो आइए प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। ये है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं बात करूं आपसे कि वे असम राइफल्स के तो महानिदेशक बने, लेकिन प्रश्न आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के? तो वे 21वें नंबर के महानिदेशक हैं। और मैं बात करूं अगर असम राइफल्स के बारे में तो 1835 में 1835 में असम राइफल्स की स्थापना करी गई थी। लेकिन जो प्रश्न ये है कि असम राइफल्स तो नाम 1971 में पड़ा है। उस समय जब 1835 में इसकी स्थापना करी गई थी असम राइफल्स की, तो किस नाम से करी गई थी? कछार लेवी के नाम से इसकी स्थापना करी गई थी, जो कि 1971 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? असम राइफल्स कर दिया गया था। और इस बल को, ये जो सैन्य बल है, इसके 2 नाम और भी हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो पूर्वोत्तर का प्रहरी, मतलब कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है इसका पहरेदार कौन है? इसका पहरेदार है असम राइफल्स। और पर्वतीय लोगों का मित्र के, जो पर्वत पर रहने वाले, क्योंकि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वो लगभग पर्वतीय क्षेत्र है, और उनका जो मित्र है वो भी कौन है? असम राइफल्स है। ये 2 नाम इसके हैं। अब ये जो असम राइफल्स जो बल है, सैन्य बल है, इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से? तो इसके 2 प्रमुख कार्य है। पहली बात तो ये कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो पूर्व और उत्तर का जो क्षेत्र है, उसकी आंतरिक सुरक्षा करना। दूसरी बात कि जो म्यांमार जो सीमा है उसकी सुरक्षा करना ही असम राइफल्स का मुख्य उद्देश्य है। समझ में आई बात? अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है शिलोंग, जो कि कहां है? मेघालय में है। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न से कंप्लीट पढ़ी है, कंप्लीट हुई हमारी यहां से बातें। तो आपके सामने कंप्लीट होते ही 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। 7वां प्रश्न क्या है? देखिएगा, एक पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में पुरस्कार भी आते हैं। पुरस्कार भी आपके एग्जाम में, आपके परीक्षाएं जब आप देते हैं तो करंट अफेयर से, पुरस्कार से, खेल से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और पूछे क्या जाते हैं? तो देखिएगा, आपसे पूछा गया कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। न्यूजीलैंड जो क्रिकेट टीम है उसने क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो काइल जेमिसन जो है वो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है, जिनको अब क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। बात कर लेते हैं ऋषभ पंत कौन है? भारत के क्रिकेटर जिन्हें जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अब आईसीसी एक खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुनती है।
2021 जनवरी का कौन रहा? ऋषभ पंत। रविचंद्रन अश्विन फरवरी का। मार्च का कौन रहा? भुवनेश्वर कुमार। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अप्रैल का कौन रहा, तो बाबर आजम। बाबर आजम, जिसे पाकिस्तान का क्या कहा जाता है? विराट कोहली। पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाता है बाबर आजम को, जो कि मार्च के बाद अप्रैल महीने के मंथ ऑफ द अप्रैल मंथ बने थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द अप्रैल मंथ बने थे। ठीक है, ये सारी जानकारियां हैं आपके लिए। अब इतनी सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पे आई, देखिएगा। ये है ऑलराउंडर काइल जेमिसन। अब मैं बात करता हूं, उन्हें गेमर्स कप 2021 के संस्करण में उन्हें सम्मानित किया गया। और ये एक ऐसा पुरस्कार है जो ना किसी कमेटी के द्वारा दिया जाता, बल्कि जो खेल रहे हैं साथीगण, उन सहयोगी खिलाड़ियों के द्वारा चुना जाता है, या जो सहयोगी स्टाफ है उसके द्वारा अब इस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं यहाँ पर स्टाफ जो है वो, अब काइल जेमिसन जो है, इनसे पहले यह पुरस्कार किन किन को मिल चुका है? तो न्यूजीलैंड के किन किन को मिल चुका है? इससे पहले के विलियमसन को मिल चुका है, ब्रेंडन मैकलम को मिल चुका है, इससे पहले ट्रेंट बोल्ट, देखिएगा, ब्रेंडन मैकलम, टिम साउदी, रोस टेलर, के विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, इन सबको भी ये पुरस्कार मिल चुका है ये पुरस्कार। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपके लिए प्रश्न नंबर 7 से। तो 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं। तो यहां से देखिएगा, विवेक राम चौधरी, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही रहेगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखिएगा, आप सिंपल सी एक बात को समझ के चलें, जहां कहीं भी एडमिरल लिखा मिले, एडमिरल का मतलब है कि वो व्यक्ति नौसेना प्रमुख है। जिस व्यक्ति के नाम से पहले आपको एडमिरल मिलता है तो वो कौन होगा? नौसेना प्रमुख होगा। जिस व्यक्ति के नाम के आगे जनरल में लिखा मिलता है तो वो भारत का थल सेना प्रमुख होगा। और जिस व्यक्ति के नाम के आगे एयर मार्शल लिखा मिले वो कौन होगा? वायु सेना प्रमुख होगा। तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि एडमिरल करमबीर सिंह कौन है? नौसेना प्रमुख। बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एडमिरल मिल गया। जनरल लिखा मिलेगा तो एम नरवणे या मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना प्रमुख है। और वायु सेना प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, क्योंकि एयर मार्शल लिखा है। ये बात आपने समझनी है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं इसके बारे में। देखिएगा, ये है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इनके साथ साथ उन्हें कमांडर इन चीफ में नियुक्त किया गया है। उनके साथ साथ 2 और भी कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए। तो सबसे पहले उनके स्थान पर कौन नियुक्त किए गए? एयर मार्शल वल्लभार राधाकृष्णन, जो कि दिल्ली में रहेंगे। उसके साथ साथ प्रयागराज का कौन संभालेंगे? तो एयर मार्शल RJ डकवर्थ, जो कि कहां संभालेंगे? प्रयागराज। तो ये 2 नियुक्तियां उनकी नियुक्ति के साथ साथ ही करी गई है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो आपकी नियुक्तियां आती है ना, नियुक्तियों से भी प्रश्न बनता है। तो आप नियुक्तियों को जरूर आपने पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन वे किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति? देखिएगा, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो एक देश के प्रधानमंत्री भी रहे, साथ साथ में वो राष्ट्रपति भी रहे। लगभग 18 से 20 साल तक उन्होंने वे सत्ता में रहे हैं, राष्ट्रपति कहें या प्रधानमंत्री के रूप में कहें। बात करते हैं कौन से देश के थे? तो वे मॉरिशस देश के थे। मॉरिशस के बारे में बात करते हैं, चलिएगा, कि वे मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री भी रहे, साथ साथ में कौन रहे? राष्ट्रपति रह चुके थे। वे मॉरिशस के सबसे लंबे समय तक जो सत्ता में रहा है उस व्यक्ति के वो व्यक्ति कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ। उसके बाद में बात करते हैं 1980 के दशक में मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक किसे कहा गया? अनिरुद्ध जगन्नाथ को कहा गया। वे 1882 से 1995 और 2000 से 2003 तक क्या रहे? प्रधानमंत्री। साथ साथ में 2003 से 2012 तक क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। तो ये बात थी। उसके साथ साथ में जो वर्तमान में प्रविंद जगन्नाथ, उनके पिता कौन थे? अनिरुद्ध जगन्नाथ। 2017 में वो सत्ता से रिटायर हो गए थे, जिनके बाद उन्होंने सत्ता किसे सौंप दी थी? प्रविंद जगन्नाथ को सौंप दी थी। ठीक है, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं मॉरिशस के। तो ये सारी बातें थी। अब उसके बारे में थोड़ी सी बातें और देख लीजिएगा। मॉरिशस, ये आपके सामने मॉरिशस का मैप है। साथ साथ में देखिएगा राष्ट्रपति वर्तमान, क्योंकि प्रधानमंत्री मैंने बता दिया प्रविंद जगन्नाथ, जो कि अनिरुद्ध जगन्नाथ के पुत्र हैं।
उसके बाद में पृथ्वीराज सिंह रूपन कौन है, राष्ट्रपति हैं। राजधानी कहाँ है, पोर्ट लुइस। और यह हिंद जो मैं बात कर रहा हूँ ना मॉरिशस की, तो मॉरिशस जो है ये हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब कि द्वीप से ये देखिएगा इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर के पूर्व में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने समझनी है। लीजिए आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा, ऐसा कौन सा देश है जहां पर अब इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो देखिएगा इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा, इसका आयोजन होगा चीन में, यानी कि चीन देश जो है वो अब आगे आने वाले समय में इसका सम्मेलन को संभालेगा, आयोजन करेगा। कब से कब तक, 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक चीन इसका आयोजन करेगा। कहां पर, चीन की राजधानी बीजिंग में। समझ में है ना बात। उसके बाद चीन के बारे में दो बातें समझ लीजिएगा। राजधानी कहां है, बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आज की करंट अफेयर से आपके सामने मैं लेके आया हूं। समझ में आई होगी बात। अगर समझ में आई तो देखिएगा आपके प्रश्न क्या है, आपका काम क्या है। आपका काम है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ में जो प्रश्न पूछता हूं उसका जवाब आपने देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।